डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड खत्म, राज्य के मदरसों में राज्य शिक्षा बोर्ड का पाठ्यक्रम होगा लागू। मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ सकेंगे, शैक्षिक प्रमाण पत्र मान्य होंगे। मानसून पर अलर्ट हुआ प्रशासन, राज्य स्तरीय मॉक ड्रिल की तैयारियां पूरी। 2 जुलाई को 13 जिलों में होगा अभ्यास। सम्मानित हुए चंपावत के वीर सपूत सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गजेंद्र जोशी। राष्ट्रपति के हाथों परम विशिष्ट सेवा मेडल। पूरे जनपद ने मनाया गौरव का पर्व। हरिद्वार में होगा हरेला महोत्सव। हरित क्रांति के महाअभियान में 16 जुलाई को एक दिन में लगेंगे 30,000 पौधे। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है उत्तराखंड बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड आज से खत्म हो जाएगा। इसके बाद राज्य के मदरसों में राज्य शिक्षा बोर्ड का पाठ्यक्रम लागू होगा। इससे मदरसों में पढ़ने वाले हजारों बच्चे शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ सकेंगे और उनके शैक्षिक प्रमाण पत्र मान्य होंगे। राज्य में वर्ष 2011 में मदरसा बोर्ड के गठन को मंजूरी मिली थी। हालांकि 15 साल बाद भी इसे राज्य शिक्षा बोर्ड के समकक्ष मान्यता नहीं मिल पाई। इसी कारण मदरसों में बच्चों की संख्या तेजी से कम होती रही। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साल फरवरी में मदरसा बोर्ड खत्म करने की घोषणा की थी। उन्होंने जुलाई से सभी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के दायरे में लाने के निर्देश दिए थे। साथ ही साथ उनकी मान्यता उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड से किए जाने को कहा था। इन निर्देशों के बाद अब मदरसा बोर्ड खत्म हो रहा है। इसके बाद सभी मदरसों को शिक्षा विभाग से मान्यता लेनी होगी। उन्हें राज्य शिक्षा बोर्ड का पाठ्यक्रम भी लागू करना होगा। देखिए, मदरसा बोर्ड 1 जुलाई को पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा और उसकी जगह उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण ले लेगा। मदरसा बोर्ड एक नासूर बन गया था मुस्लिम बच्चों के लिए, मदरसा शिक्षा के लिए, और जिसके अंदर पाठ्यक्रम ही जिसका ऐसा था कि एक आम आदमी समझ ना पाए। दोम, शोम, तैतानिया, फौकानिया, पंजुम, मुंशी, मुअल्लिम। मुझे बताइए कि आज की डेट में इन डिग्रियों को कोई पूछ रहा है? और उत्तराखंड में इस पढ़ने के बाद भी मेरे बच्चे को उस डिग्रियों की समकक्षता नहीं थी। उस बच्चे को कहीं एडमिशन नहीं मिल पाता था। अगर 8th कर लिया तो 9th में एडमिशन नहीं, 10th कर लिया तो 11th 12th में कहीं एडमिशन नहीं। तो क्या करें ऐसी डिग्री का? इसको ऐसी डिग्री को तो चूल्हे में जला देना चाहिए। तो वही मेरे युवा मुख्यमंत्री ने क्या कि जब अगर इसको समकक्षता नहीं दी जा सकती तो इसको भंग कर देना चाहिए। और आज के दौर में मदरसा एक अरबी का शब्द है जिसका हिंदी अनुवाद विद्यालय होता है, इंग्लिश में स्कूल कहते हैं। हम सब जानते हैं कि देश की आजादी से पहले मदरसों में बड़े बड़े लोग पढ़े हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब पढ़ते थे। और वहां पे इसका मतलब पाठ्यक्रम में सब कुछ पढ़ाते होंगे। सीएम धामी ने उत्तराखंड निवास नई दिल्ली में अत्याधुनिक मीडिया सेंटर का लोकार्पण किया। यह केंद्र पत्रकार साथियों के लिए अत्यंत उपयोगी एवं सुविधाजनक सिद्ध होगा और डिजिटल तकनीक के माध्यम से राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं, नीतियों, महत्वपूर्ण निर्णयों और विकास कार्यों की जानकारी त्वरित और प्रभावी रूप से मीडिया तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस अवसर पर माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री जी भी उपस्थित रहे। रुद्रपुर को जल भराव मुक्त और स्मार्ट बनाने के लिए बहुप्रतीक्षित ड्रेनेज प्रोजेक्ट को गति मिली है। महापौर विकास शर्मा ने कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत से मुलाकात कर अटरिया मोड़ से डीडी चौक होते हुए त्रिशूल चौक तक आरसीसी नाला और फुटपाथ निर्माण का प्रस्ताव रखा। आयुक्त ने प्रस्ताव पर सहमति दी है। 2026 से 27 के लिए तैयार इस परियोजना की लागत 16.61 करोड़ रुपए है। इसके तहत सड़क के दोनों ओर आधुनिक आरसीसी नाले बनेंगे जिससे बरसात में जल भराव की समस्या खत्म होगी। साथ ही नागरिकों को सुरक्षित फुटपाथ भी मिलेगा। महापौर ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखकर जिला विकास प्राधिकरण के माध्यम से धनराशि मंजूर करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि यह परियोजना रुद्रपुर की आधारभूत संरचना मजबूत कर यातायात व्यवस्था सुधारेगी। रुद्रपुर ड्रेनेज की सबसे बड़ी समस्या जो त्रिशूल चौक से डमरू चौक होते हुए जिला हॉस्पिटल तक की है, इसके निस्तारण के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी से मैंने निवेदन किया था। उसी को क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे कुमाऊं कमिश्नर श्री दीपक रावत जी से हल्द्वानी में आकर मैंने भेंट की और उन्हें अपना प्रतिवेदन मैंने सौंपा कि हमारा ये 16 करोड़ 61 लाख
का जो प्रोजेक्ट है, जिससे हमारे जो शहर की मुख्य ड्रेनेज समस्या है, जो त्रिशूल चौक से डमरू चौक होते हुए जिला हॉस्पिटल तक जाएगी, जिसमें दोनों तरफ नाला है और इसके ऊपर फुटपाथ बनाएंगे ताकि लोगों को आराम से इस पर पैदल चलने की भी जगह मिल सके। मानसून के मद्देनजर 2 जुलाई को उत्तराखंड के सभी 13 जिलों में व्यापक मॉक ड्रिल होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसका निरीक्षण करेंगे। USDMA में टेबल टॉप एक्सरसाइज कर तैयारियों को परखा जाए। इसमें आपदा प्रतिक्रिया प्रणाली, विभागों के समन्वय, संसाधनों और राहत बचाव की कार्य योजना का परीक्षण हुआ। सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन ने बताया कि यह राज्य की अब तक की सबसे बड़ी मॉक ड्रिल होगी। 66 स्थानों पर अभ्यास होगा, जिनमें 95% स्थान नए हैं। इसका मकसद विभागों को समन्वय, उपकरणों का बेहतर उपयोग और राहत कार्यों को प्रभावी बनाना है। एक्सरसाइज में अतिवृष्टि, बाढ़, भूस्खलन, जलभराव की स्थिति में राहत कार्यों, उपकरणों के इस्तेमाल और राहत शिविरों की व्याख्या पर चर्चा हुई। मसूरी के मॉल रोड स्थित नवली ऑमलेट सेंटर के पास पर्यटकों द्वारा स्थानीय दंपति पर हमले का वीडियो वायरल होने के बाद मामला फिर तूल पकड़ लिया है। हरियाणा के पर्यटकों ने विवाद के दौरान प्लास्टिक ट्रे से हमला किया, जिससे एक महिला बेहोश हो गई और अन्य घायल हुए। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस ने आरोपियों पर केवल BNS की धारा 170 के तहत कार्रवाई कर छोड़ दिया। अधिवक्ता आर्यन देव उनियाल, व्यापार मंडल महामंत्री, पूर्व मंडल अध्यक्ष राकेश रावत और व्यापारी पीयूष गोयल समेत कई लोगों ने पुलिस की नरम कार्रवाई पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि सख्त कार्रवाई न होने से ऐसे मामले दोहराए जाएंगे। ये पूर्ण हास्यपद है और हास्यपद दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए है कि आप सेक्शन 170 BNSS का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें साफ तौर पर लिखा है दैट टू प्रिवेंट अ कॉग्निजेबल ऑफेंस आप किसी को अरेस्ट कर सकते हैं बिना मजिस्ट्रेट से परमिशन लिए बिना। तो क्या वो कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं हुआ था? क्या वहाँ क्रेट सर पे नहीं मारी गई थी महिला के? क्या वहाँ गुंडागर्दी करके लोगों के सर पे और उस पर फाड़ा नहीं गया था? तो क्या 170 धारा इनफ है? क्या इसमें 115, 116, 117, 118 की ग्रीवियस हर्ट और वॉलंटरी हर्ट की धारा नहीं लगनी चाहिए? क्या इसमें असॉल्ट की धारा नहीं लगनी चाहिए? क्या इसमें क्रिमिनल इंटिमिडेशन की धारा नहीं लगनी चाहिए? और क्या वो लोग अभी भी अरेस्ट सलाखों के पीछे नहीं होने चाहिए? देखिए, कल जो वीडियो वायरल हुआ है, तो सबसे पहले तो हम इसके लिए घोर निंदा करते हैं। और साथ ही साथ जो प्रश्न चिन्ह वाली बात है, देखिए मैं कानून का ज्ञाता तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे जितने मित्र वकील हैं मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि पुलिस ने बहुत हल्की कार्रवाई, एक तरफा एक पक्षीय कार्रवाई करी है, जो कि बहुत ही निंदनीय है। पुलिस को जो है इस पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए थी। पुलिस को एक नज़ीर बनानी चाहिए थी कि ताकि आने वाले समय पे कोई भी पर्यटक, हम देखिए पर्यटन के खिलाफ नहीं है, पहली बात क्या कि पर्यटन शहर है, हम पर्यटकों का स्वागत करते हैं, हम कहते हैं कि पर्यटक आएँ, लेकिन पर्यटकों को भी अपनी मर्यादा, अपनी सीमा देखनी होगी, स्थानीय निवासियों को भी देखनी होगी। लेकिन कल जो वीडियो आया उसमें सारी देखा जा रहा है कि पर्यटन किस तरह से घूम रहे हैं, पर्यटक वो किस तरह के कपड़े पहन के, वेशभूषा पहन के घूम रहे हैं। पुलिस को ये भी देखना चाहिए कि खाली यही नहीं कि जब झगड़ा हो तभी आना है, इस तरह के हुड़दंगियों पर नज़र रखनी चाहिए। जब देखे 5-7 लोगों का झुंड बाजार में घूम रहा है और व्यवस्था खराब कर रहा है तो पुलिस की गश्त भी होनी चाहिए। मसूरी उप जिला चिकित्सालय में इलाज न मिलने से 1 साल के मासूम की मौत हो गई। पीड़ित मां ममता सुबह 5 बजे बीमार बेटे को लेकर अस्पताल पहुंची, लेकिन वहां कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। स्टाफ ने बताया कि डॉक्टर 8 बजे आएंगे। बच्चे की हालत बिगड़ने पर मां उसे लंडोर कम्युनिटी अस्पताल लेकर गई, वहां भी डॉक्टर नहीं मिले। देहरादून ले जाते समय झड़ी पानी के पास बच्चे ने दम तोड़ दिया। कुछ दिन बाद ही बच्चे का जन्मदिन था, परिवार तैयारी कर रहा था। ममता ने बताया कि सुबह अस्पताल का गेट बंद था, खुलने पर पता चला कि डॉक्टर नहीं है। उन्होंने कहा कि मसूरी में चिकित्सा सुविधाओं का अभाव है, गरीब मरीजों को उचित इलाज नहीं मिलता, देहरादून रेफर कर दिया जाता है। इसी दिन कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अस्पताल को अत्याधुनिक मशीनें भेंट की थी। बावजूद इसके डॉक्टरों की अनुपस्थिति से लोगों का अस्पताल से भरोसा उठ रहा है। मसूरी में हर साल लाखों पर्यटक और आसपास के ग्रामीण इलाज के लिए आते हैं, ऐसे में डॉक्टरों का ना होना बड़े सवाल खड़े करता है। मामला ये है, मेरे बेटे की बहुत तबीयत खराब थी, मैं सिविल पहुंची, बहुत देर में उन्होंने दरवाजा खोला, 5 बजे सुबह पहुंची। जब मैंने दरवाजा खटखटाया, नहीं खोला, फिर मैंने धक्का मारा, दरवाजा खुल गया। मैंने उन लोगों से बोला, भैया मेरा भैया बहुत बीमार है, मेरे भैया का इलाज कर दो। उन्होंने बोला कि हाँ इमरजेंसी बंद है, इमरजेंसी में डॉक्टर नहीं है। मैंने बोला भैया कुछ तो सोचो, कुछ तो करो, घंटे 2 घंटे का इलाज कर दो, बाकी मैं देहरादून चली जाऊंगी। उन्होंने दरवाजा अंदर रूम का बंद कर लिया, मैं दरवाजा पीटती रही, खोलती रही, पर उन्होंने दरवाजा नहीं खोला।
सूरी सिविल हॉस्पिटल एक रेफर सेंटर बन के रह चुका है। मैं आपको कल ही आप लोगों के माध्यम से मुझे पता लगा कि कैबिनेट मंत्री ने निरीक्षण किया और बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि मसूरी में डायलिसिस सेंटर की हम तैयारी कर रहे हैं। 15 साल बाद जब चुनाव आ रहे हैं, 15 साल बाद उनको जब विधायक बने हो गए हैं और चुनावी साल है, अब चुनाव सिर पर है, तो उनको डायलिसिस सेंटर की याद आ गई कि मसूरी में डायलिसिस सेंटर होना चाहिए। सेंट मैरीज हॉस्पिटल आपने बंद कर दिया। सिविल हॉस्पिटल के आज इतने बुरे हाल है कि आपके जो कर्मचारियों पर्चा उठा के मरीजों के मुंह पे मारते हैं। मैं कल का ही एक उदाहरण देता हूं। कल बालोगंज क्षेत्र से एक महिला अपना बच्चा लेके इमरजेंसी में गई और उसको बोला गया कि 1 घंटे बाद डॉक्टर साहब आएंगे, और जब तक डॉक्टर साहब आए वो बच्चे की डेथ हो चुकी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदर्श चंपावत विजन को जमीन पर उतारने की दिशा में एक बड़ी पहल सामने आई है। चंपावत के किसानों की ताज़ी सब्जियां अब सीधे भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी तक पहुंच रही हैं। उद्यान भवन विभाग और आईटीबीपी के बीच हुए समझौते के तहत पहली सफल खेप भेजी जा चुकी है, जिससे सीमांत किसानों की आय बढ़ाने की नई उम्मीद जगी है। सीमावर्ती जनपद चंपावत के किसानों के लिए खुशखबरी है। उद्यान विभाग और आईटीबीपी के बीच हुए एमओयू का असर अब जमीन पर दिखाई देने लगा है। समझौते के तहत आईटीबीपी की मांग के अनुरूप 25% ताज़ी सब्जियों की पहली खेप सफलतापूर्वक भेजी दी गई है। इसी पहल का उद्देश्य स्थानीय किसानों को उनकी उपज का स्थायी और भरोसेमंद बाजार उपलब्ध कराना है, ताकि उन्हें अपनी फसल का उचित मूल्य मिल सके और उनकी आय में बढ़ोतरी हो। जिला उद्यान अधिकारी मोहित मल्ली के अनुसार योजना के तहत स्थानीय किसानों द्वारा उगाई गई सब्जियों और फलों की सीधी आपूर्ति आईटीबीपी तक की जा रही है। यदि किसी क्षेत्र में मांग के अनुरूप उत्पादन कम होता है तो अन्य जनपदों से समन्वय कर आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। प्रशासन अब इस योजना का दायरा और बढ़ाने की तैयारी में है। जल्दी स्वयं सहायता समूह और किसान उत्पादक संगठनों को भी इस अभियान से जोड़ा जाएगा, ताकि अधिक से अधिक किसान इसका लाभ उठा सके। यह पहल न केवल सीमा पर तैनात जवानों को ताज़ी और स्थानीय उत्पाद उपलब्ध कराएगी, बल्कि चंपावत के छोटे और सीमांत किसानों के लिए आय बढ़ाने का मजबूत माध्यम भी बनेगी। स्थानीय किसानों को सशक्त बनाने और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में चंपावत का यह मॉडल अब अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए भी प्रेरणा बन सकता है। वहीं खेत से सीधे फोर्स तक पहुंचती सब्जियां किसानों की आर्थिक तस्वीर बदलने की नई शुरुआत मानी जा रही है। चंपावत में जिला पंचायत की अहम बैठक में विकास कार्यों की समीक्षा के साथ अधिकारियों को साफ संदेश दिया गया। जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान हो और योजनाएं समयबद्ध तरीके से धरातल पर उतरे। बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल, पर्यटन और राशन कार्ड सत्यापन जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बड़े फैसले लिए गए। चंपावत जिला पंचायत सभागार में जिला पंचायत अध्यक्ष आनंद अधिकारी की अध्यक्षता में जिला पंचायत की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक में जनपद के विकास कार्यों और विभिन्न विभागों की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक की शुरुआत में जिला पंचायत अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री की आदर्श चंपावत परिकल्पना को साकार करने के लिए सभी विभागों से समन्वय और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि जिला पंचायत सदस्यों के माध्यम से प्राप्त जन समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर त्वरित समाधान किया जाए। अब अगली खबर का रुख करते हैं, जहां उत्तराखंड में मानसून के दस्तक देने से पहले सरकार पूरी तरह अलर्ट मोड में है। संभावित बाढ़, भूस्खलन और अतिवृष्टि जैसी आपदाओं से निपटने के लिए राज्य स्तरीय टेबल टॉप एक्सरसाइज आयोजित की गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस अहम बैठक में चंपावत प्रशासन ने भी हिस्सा लिया, जहां तैयारियों की समीक्षा के साथ अधिकारियों को स्पष्ट जिम्मेदारियां सौंपी गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में आयोजित इस राज्य स्तरीय टेबल टॉप एक्सरसाइज की अध्यक्षता सचिव आपदा प्रबंधन श्री विनोद कुमार सुमन ने की। बैठक में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को मानसून से पहले सभी संसाधनों और राहत बचाव उपकरणों को पूरी तरह तैयार रखने के निर्देश दिए गए। साथ ही सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को सचेत और भूदेव ऐप डाउनलोड कर सूचना तंत्र को और मजबूत बनाने के निर्देश भी दिए गए। सचिव आपदा प्रबंधन ने कहा कि मानसून के दौरान किसी भी आपदा से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए विभागों के बीच बेहतर समन्वय, 24/7 कंट्रोल रूम, मजबूत संचार व्यवस्था और संवेदनशील क्षेत्रों की लगातार निगरानी बेहद जरूरी है। सड़क, बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य और पुलिस विभागों को पूरी सतर्कता के साथ तैयार रहने के निर्देश दिए गए।
चंपावत जनपद में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बीच सोमवार को जिला चिकित्सालय चंपावत के सामने राष्ट्रीय राजमार्ग NH9 पर भारी मात्रा में मलबा आने से यातायात बाधित हो गया। बारिश के चलते एक सुरक्षा दीवार का हिस्सा ढह गया, जिसके पीछे जमा मिट्टी का दबाव बढ़ने से पूरा मलबा सड़क पर आ गया और देखते ही देखते सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। मलबा आने से चंपावत की ओर करीब 1 किलोमीटर और टनकपुर की ओर भी लगभग 1 किलोमीटर तक जाम की स्थिति बन गई। सड़क पर फंसे वाहन चालकों और यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन और संबंधित विभाग तत्काल हरकत में आ गया। जिलाधिकारी के निर्देशों पर त्वरित कार्यवाही करते हुए महज आधे घंटे के भीतर JCB और मशीनों की मदद से सड़क पर फैला मलबा हटा दिया गया। इसके बाद NH9 पर यातायात पूरी तरह सुचारू कर दिया गया। जनपद चंपावत के अमोड़ी क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग पर तुलसी होटल के पास एक बुलेरो वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। सूचना मिलते ही समाज सेवी केदार सिंह ब्रजवाल, ब्रजेश जोशी और राकेश चौड़ाकोटी तत्काल मौके पर पहुंचे और राहत बचाव कार्य शुरू किया। तीनों ने घायल यात्रियों की मदद की, उन्हें प्राथमिक सहायता दी और सभी को सुरक्षित गंतव्य तक पहुंचाने की व्यवस्था की। प्रशासन को सूचना देकर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित कराई गई। घटना की जानकारी मिलते ही जिलाधिकारी मनीष कुमार ने घायलों के प्रति संवेदना व्यक्त की। जिला प्रशासन की टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। समाज सेवियों की तत्परता और सेवा भावना के क्षेत्र में सराहना हो रही है। चंपावत जनपद के लटोरी गांव के वीर सपूत भारतीय सेना के सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गजेंद्र जोशी को देश के सर्वोच्च सैन्य अलंकरणों में शामिल परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया। महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 29 जून 2026 को उन्हें यह प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया। इस उपलब्धि से पूरे चंपावत में गर्व और खुशी का माहौल है। चंपावत जनपद के लटोरी गांव निवासी लेफ्टिनेंट जनरल गजेंद्र जोशी ने अपने लंबे सैन्य जीवन में देश की सुरक्षा के लिए अनेक महत्वपूर्ण अभियानों का नेतृत्व किया। उन्होंने श्रीलंका में ऑपरेशन पवन, पूर्वोत्तर भारत में आतंकवाद विरोधी अभियानों तथा जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन रक्षक के दौरान अपने साहस, रणनीतिक नेतृत्व और आदित्य सेवा का परिचय दिया। उन्होंने भारतीय सेना की प्रतिष्ठित स्ट्राइक 1 कोर के कमांडर और महू स्थित इन्फेंट्री स्कूल के कमांडेंट जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए सेना को नई दिशा देने में अहम भूमिका निभाई। इससे पहले भी उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए उन्हें अति विशिष्ट सेवा मेडल और सेना मेडल से सम्मानित किया गया। अब परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित होना उनके अनुकरणीय नेतृत्व, कर्तव्य निष्ठा और राष्ट्र सेवा के प्रति समर्पण का सर्वोच्च सम्मान माना जा रहा है। हरिद्वार पुलिस ने देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाले नकली नोट गिरोह का बड़ा प्रहार करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 2 दिन पहले 52,500 रुपए के नकली नोट बरामद होने के बाद जांच को आगे बढ़ाते हुए कोतवाली श्यामपुर पुलिस ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में यह बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने लालढांग तिराहे पर घेराबंदी कर एक कार से 3 आरोपियों को दबोचा। एक कमीज से मारपीट को लेकर दबोचे गए। गिरोह की कर नकली नोट का जखीरा प्राप्त हुआ। इसके बाद पुलिस ने जांच के एंगल को नकली नोट गिरोह के खुलासे पर घुमाया। उनके कब्जे से करीब 50,000 रुपए के छपे नकली नोट, लैपटॉप, HP और कैनन कंपनी के 2 प्रिंटर, 5 मोबाइल फोन और नकली नोट छापने में इस्तेमाल होने वाले अन्य उपकरण बरामद किए गए। देखिए, ये कोतवाली श्यामपुर में जैसा कि आपको विदित है कि 2 दिन पूर्व एक केस पंजीकृत किया गया था, जिसमें कुछ वन कर्मियों के साथ लोगों द्वारा मारपीट की गई थी। उसी क्रम में उन लोगों से कुछ नकली नोटों की बरामदगी हुई थी। उनकी जब इसी केस में फर्दर इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चलता है कि उनके और भी साथी इन्वॉल्व है। इस संबंध में जो कोतवाली श्यामपुर द्वारा फर्दर इन्वेस्टिगेशन जाके जब की गई तो पता चला कि 3 लोग अन्य जो 2 बिजनौर के और एक श्यामपुर का रहने वाला है, वो इस तरह के फर्जी नोटों का प्रिंटिंग और ये करते हैं। उन्हें सूचना मिली कि ऐसी गाड़ी से उनका ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है। तब जब इस गाड़ी को इंटरसेप्ट किया गया तो उस गाड़ी से करीबन 52,000 के प्रिंटेड नोट्स मिले, जो शीट्स में थे, जो अभी तक कटे नहीं थे। इसके साथ साथ ही 1 लैपटॉप और 2 प्रिंटर्स की भी बरामदगी हुई। इनके द्वारा जो नोट्स होते थे उनको बेसिकली हाई क्वालिटी से स्कैन करके उनको प्रिंट किया जा रहा था एक बहुत ही प्रॉपर पेपर पे।
उत्तराखंड के लोक पर्व हरेला को इस बार हरिद्वार में पर्यावरण संरक्षण के सबसे बड़े अभियान के रूप में मनाया जाएगा। 16 जुलाई को पूरे जिले में एक साथ 30,000 पौधे लगाए जाएंगे, जबकि हरित हरिद्वार मिशन के तहत कुल 5,80,000 पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशन में आयोजित एक बैठक में डीएफओ स्वप्निल अनिरुद्ध ने अभियान को तैयारियों को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, इस बार केवल पौधे लगाना ही उद्देश्य नहीं है, हर पौधे की मोबाइल ऐप के जरिए जियो टैगिंग कर निगरानी और संरक्षण भी सुनिश्चित किया जाएगा। अभियान में सरकारी विभागों के साथ विद्यालय, स्वयंसेवी संस्थाएं, जनप्रतिनिधि और आम नागरिक भी शामिल होंगे। एक परिवार 2 पौधे की मुहिम के माध्यम से हर घर में हरियाली बढ़ाने का संदेश दिया जाएगा। हर वर्ष की तरह एक पारंपरिक जो हमारा महोत्सव है हरेला महोत्सव, इस पर जो है 16 जुलाई को प्रदेश भर में मनाया जाना है। इसी क्रम में आज जो है शासन द्वारा कुछ निर्देश दिए गए थे। इसी क्रम में आज जिला स्तर पर एक बैठक की गई, जिसमें समस्त विभागों को बुलाया गया और आने वाली जो रूपरेखा है, इस कार्यक्रम की रूपरेखा है, उसके संबंध में एक विचार विमर्श और चर्चा की गई। समस्त विभागों को जो है टारगेट दिए गए हैं हरेला के संबंध में, वृक्षारोपण के, और इसी क्रम में जो आने वाले 15 दिन है, इसमें साइट्स का चयन, स्पीसीज का चयन, प्रजाति का चयन, गड्ढे खुदान और उसकी निरंतर निगरानी और पौध लगाने के बाद कैसी इसकी सफलता सुनिश्चित किया जाए, इस संबंध में जो है दिशा निर्देश दिए गए। और साथ ही में जो है एक हरित हरिद्वार जो प्रोग्राम हमारा चल रहा है आने वाले कुंभ मेला के दृष्टिगत, उसके संबंध में भी चर्चा की गई और उसमें जो टारगेट्स दिए गए हैं वो भी समस्त विभागों को बताए, अवगत करा दिए गए। तो फिलहाल उत्तराखंड बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।